डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उससे आगे का टॉपिक अब मैं करने जा रहा हूँ, यह है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, जिसको ओरल पिल्स भी बोलते हैं। नाम बात सुने होंगे आप, मालाडी बहुत फेमस नाम है। दो नाम, एक तो मालाडी और दूसरा सहेली। दो नाम तो बिल्कुल ही लगभग हर कोई फैमिली मेंबर जानता है, क्योंकि इसका यूज होता है। और सहेली से क्वेश्चन भी आ चुका है, अक्सर आता है, किस बेस पे ये काम करता है। हम देखते हैं कि ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव है यानी ओरल पिल्स है, ये क्या है और किस तरीके से काम करता है। रियल मायने में ये जो कंट्रासेप्टिव्स है, जैसे मालाडी हुआ, माला आई हुआ, माला एन हुआ, ये सभी मालाडी ही है। ये नॉर्मली क्या कर रहा है, ये जो काम करता है, काम करने का जो इसका तरीका है, वो आप अगर डायग्राम से समझें तो शायद बेहतर होगा। देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस, सर्विक्स। ये एक तो जो भी, जैसे ये मालाडी है या सहेली है, इसका जो काम करने का तरीका ये है कि ये ओवुलेशन को रोकता है, इनहिबिट द ओवुलेशन। तो हमने ये बता दिया कि पहली बात तो ये ओवुलेशन को रोकेगा, यानी कहाँ, तो ओवरी से, ओवरी में यहाँ पे ओवुलेशन को इनहिबिट करेगा। मालूम है कि ये ओवरी है, यहाँ पे ओवुलेशन को इनहिबिट करेगा। अच्छा, एक तो ओवुलेशन को इनहिबिट कर दिया, ठीक है। दूसरा, आगे ये आगे अगर इधर आएगा, मान लो कि ओवुलेशन हुआ और यहां आने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब में आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा, तो इसके साथ साथ ओवुलेशन को तो रोका, लेकिन एक जगह से ही ये रोकने का काम नहीं करता है, हर जगह ये रोक रहा है। देखते हैं कि कैसे। फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता है कि बाय द वे अगर ओवुलेशन हो गया, वैसे कंडीशन में क्या करता है कि ये जो पैसेज होता है, अल्टीमेटली इनहिबिशन ऑफ मोटिलिटी एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इसकी मोटिलिटी और इसकी सेक्रेटरी एक्टिविटी को भी इनहिबिट कर देता है। तो यानी इसकी मोटिलिटी को और इसके सिक्रीशन को, इस दोनों को भी इनहिबिट कर दिया। तो पहला काम तो उसने ओवुलेशन को इनहिबिट किया, दूसरा काम मोटिलिटी एंड सिक्रीशंस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब को इनहिबिट किया। अब आगे आता है, आगे अगर एंड्रोमेट्रियम में आया तो एंड्रोमेट्रियम के वाल को सुटेबल नहीं बनने देता है, अनसुटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो इसके एंड्रोमेट्रियम का जो वाल है, इसको अनसुटेबल करता है फॉर इम्प्लांटेशन, ताकि
इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए। और ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और आगे की बात भी करते हैं। आगे जो ये सर्विक्स है, इस सर्विक्स में भी ये जो सर्विक्स पार्ट है, ये जो सर्विक्स का पार्ट है, इस सर्विक्स के पार्ट से जो म्यूकस निकलता है, इसका भी नेचर ये चेंज कर देता है। चेंजेज इन सर्वाइकल म्यूकस इम्पेयरिंग इट्स एबिलिटी टू अलाउ पैसेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। इसके म्यूकस के नेचर को ये चेंज कर दिया। म्यूकस के नेचर को क्या करता है, ये चेंज करता है, और ऐसा कर देता है कि स्पर्म का जो पैसेज है उसको दिक्कत कर देगा, ट्रांसपोर्ट है उसको दिक्कत कर देगा। तो हमने ये देख लिया है कि जो भी ये है एक्चुअली, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। यानी ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हमने या किसी ने यूज किया, तो ये 4 लेवल पे काम कर रहा है। पहला ओवुलेशन को रोक रहा है, दूसरा मोटिलिटी एंड सिक्रीशंस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब को इनहिबिट कर रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम के वॉल को अनसुटेबल इम्प्लांटेशन के लिए कर रहा है, और फिर सर्वाइकल के म्यूकस को अल्टीमेटली क्या करता है, सर्वाइकल का जो म्यूकस होता है उसके नेचर को चेंज कर देता है ताकि स्पर्म के पैसेज और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आए। ये सारी चीजें हुआ है। आगे अगर हम देखते हैं कि आगे ये जो सहेली है, हम आगे इसमें देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। हमने ये तो मैकेनिज्म देख लिया किस तरीके का है, लेकिन इसमें रहता क्या है, इसमें भी प्रोजेस्टिन ही रहता है, प्रोजेस्टिन ही रहता है, यानी मिला जुला करके ये भी प्रोजेस्टेरोन ही है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोजेस्टेरोन की जरूरत क्यों हुआ, प्रोजेस्टेरोन की जरूरत क्यों हुआ? प्रोजेस्टेरोन की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन ही ऊपर से इनपुट करेंगे, तो अल्टीमेटली इस प्रोजेस्टेरोन के वजह से हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं होगा, फिर उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव नहीं होगा, एफएसएच नहीं निकलेगा, और आगे फॉलिकल्स पे एक्ट नहीं करेगा, और उसके बाद फिर ओवुलेशन को नहीं होने देगा। तो यही इसका मैकेनिज्म है। इसका मतलब यही हुआ कि क्वेश्चन ये भी आता है कि इस कंट्रासेप्टिव्स में अल्टीमेटली क्या लिया जाता है, कौन सा हार्मोन रहता है, तो वो प्रोजेस्टेरोन का ही वो क्या है, ग्रेडियंट से होता है। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन और इसको पावरफुल बनाने के लिए, ये तो नॉर्मली प्रोजेस्टेरोन हुआ, तो प्रोजेस्टेरोन नॉर्मली करता क्या है, ये प्रोजेस्टेरोन नॉर्मली एलएच को इनहिबिट करता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन का तो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैकेनिज्म तो वो तो बता ही दिया कि उस तरीके का तो काम करता ही करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन और भी काम करता है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो एलएच को ये इनहिबिट करता है, प्रोजेस्टेरोन एलएच को इनहिबिट करता है। अगर कोई ऐसा पिल्स जिसमें कि सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही है तो उसको हम मिनी पिल्स बोलते हैं, लेकिन और इसको पावरफुल बनाने के लिए, पावरफुल और ज्यादा करने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, तब हम उसको कंबाइंड पिल्स कहते हैं, तब हम उसे कंबाइंड पिल्स कहते हैं। तो हमने ये बताया कि पिल्स 2 तरीके का होता है, ये पिल्स 2 तरीके का होता है। हमने देख लिया है कि ये मिनी पिल्स भी होता है, मिनी पिल्स होता है, और दूसरा कंबाइंड पिल्स होता है। मिनी और कंबाइंड पिल्स होता है। मिनी पिल्स में से प्रोजेस्टेरोन होगा और कंबाइंड पिल्स में प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन है, मिनी पिल्स या कंबाइंड पिल्स है तो अल्टीमेटली स्टेरॉइड्स ही। और स्टेरॉइड्स मेडिकल साइंस यही कहता है कि 15 डेज के कंटिन्यूअस डोज के बाद
उसे गैप जरूर देना चाहिए, क्योंकि एस्टेरॉयड ये इसका इफेक्ट ज़्यादा मतलब बॉडी के अगेंस्ट में जा सकता है, यानी कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। इस साइड इफेक्ट से बचने के लिए क्या किया जाए? अल्टीमेटली जैसे कि मालाडी लेते हैं तो 21 डेज का ये डोज होता है। मेंस्ट्रुएशन के खत्म होने के बाद 21 डेज का ये डोज है। तो अल्टीमेटली 21 डेज लगातार और फिर हर महीने ये यूज करना, रेगुलर बेसिस पे यूज करना, तो इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। इसीलिए इस साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक बेहतर उपाय लाया गया है। हमारा जो सेंट्रल ड्रग्स का जो रिसर्च सेंटर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर और इंस्टीट्यूट इन द लखनऊ, तो वहाँ सहेली को बनाया गया। और सहेली में क्या है? ये सहेली नॉन एस्टेरॉयडल है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि ये सहेली क्या है? नॉन एस्टेरॉयडल है, ठीक है। और इसमें जो केमिकल होता है उसको सेंटोक्रोमेन बोलते हैं। इसमें जो केमिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंटोक्रोमेन। सेंटोक्रोमेन, ठीक है। ये केमिकल इसके अंदर होता है और ये नॉन एस्टेरॉयडल होता है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ट्वाइस इन ए वीक लिया जाता है, लेकिन 3 महीने के बाद फिर इसे वंस इन ए वीक कर दिया जाता है। और वो टाइम फिक्स कर दिया जाता है, डे फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि संडे को ले रहे हैं तो संडे को ही लीजिए, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए। यही ज़्यादा अच्छा होता है कि एक निश्चित डे में ही लें तो वो ठीक है। ये नहीं कि जब याद आया तब ले लिया, तो उससे क्या हो सकता है? ऊपर नीचे पीरियड्स हो सकता है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो मैंने ये बताया कि सहेली ये है, सहेली नॉन एस्टेरॉयडल होता है, इसमें ये केमिकल्स होता है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर फिर से जैसे कि मान लो कि ये जो भी चल रहा है पिल्स, अगर किसी को कंसीव करना है तो वो अल्टीमेटली लेना छोड़ देगा, तो 3 महीने के बाद वो कंसीव कर सकती है। 3 महीने के बाद 3 महीने तक इसका इफेक्ट बॉडी में रहता है। इसीलिए 3 महीने के बाद ही ये माना जाता है कि वो कंसीव कर पाएगी। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे बताना चाहिए था वो मैंने बता दिया है। फिर अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।